दोस्तों स्वागत है आपके SKP ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक तरह से संजीवनी बूटी बीएड द्वितीय वर्ष के लिए शिक्षक के सिद्धांत एवं विद्या के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि बीएड द्वितीय वर्ष का टाइम टेबल आ चुका है, तो इसके लिए तैयारी हम जोर से शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसका संजीवनी बूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षण में नौकरशाही की इच्छा प्रमुख होती है? और ऑप्शन दिया है कि एकतंत्र शिक्षण में, लोकतंत्र शिक्षण में, हस्तक्षेप रहित शिक्षण में, किसी में भी नहीं। तो दोस्तों एकतंत्र शिक्षण में नौकरशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एकतंत्र शिक्षण में। दूसरा है, किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था परंपरागत सिद्धांत कार्य केंद्रित का अनुसरण करती है? और ऑप्शन दिया है कि एकतंत्र शिक्षण, लोकतंत्र शिक्षण, दोनों, चिंतन स्तर। तो दोस्तों जो परंपरागत सिद्धांत पर कार्य केंद्रित का अनुसरण करती है वो लोकतंत्र शिक्षण नहीं करती और चिंतन स्तर भी नहीं करती। तो इसका भी जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एकतंत्र शिक्षण। नेक्स्ट है, डैश 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 में शिक्षक अपने को आदर्शवादी मानते हुए छात्रों पर अपना रोब दाब दिखाता है। और ऑप्शन दिया है कि मतलब किस प्रकार के शिक्षण में जो शिक्षक है अपने आप को आदर्शवादी मानता है और छात्रों पर अपना रोब दिखाता है, दाब डालता है। और ऑप्शन दिया है कि लोकतंत्र शिक्षण में, एकतंत्र शिक्षण में, हस्तक्षेप रहित शिक्षण में और किसी में भी नहीं। तो दोस्तों जो हमारा एकतंत्र शिक्षण है, एकतंत्र शिक्षण में जो शिक्षक होता है अपने आप को एक आदर्शवादी मानता है और आदर्शवादी मानते हुए छात्रों पर अपना रोब दिखाता है, एक तरह से कहा जाए तो शासन करता है। नेक्स्ट है कि मानवीय संबंध आधारित होते हैं। और ऑप्शन दिया है कि जो मानवीय संबंध है किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन दिया है कि लोकतंत्र शिक्षण शासन पर, एकतंत्र शिक्षण शासन पर, हस्तक्षेप रहित शिक्षण पर और कोई में भी नहीं। तो दोस्तों जो मानवीय संबंध होते हैं वो लोकतंत्र शिक्षण शासन में स्थापित होते हैं, इसी पर आधारित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकतंत्र शिक्षण शासन। नेक्स्ट है, किस प्रकार की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न किया जाता है जो अपूर्ण होती है, जिसको पूरा करने के लिए छात्र प्रयास करता है? और ऑप्शन दिया है कि एकतंत्र शिक्षण, लोकतंत्र शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण या प्रयोगशाला विधि शिक्षण। दोस्तों अगर आप लोगों को उत्तर इसका पता है तो कमेंट करके हमें बताते जाइए। इससे आप लोगों को भी जो तैयारी है उसका पता चल जाएगा कि कितना आप लोग तैयारी है। और दोस्तों जो एकतंत्र शिक्षण होता है इसमें तो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं होता है और लोकतंत्र में भी नहीं होता है, लेकिन हस्तक्षेप रहित ऐसा शिक्षण व्यवस्था है जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है जो अपूर्ण होती हैं और उसको पूरा करने के लिए छात्र पूरा प्रयास करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। और ऑप्शन दिया है क्लार्क, रायंस, रायबर्न, एलन गेज। तो दोस्तों यह जो कथन है वो कथन है रायबर्न का। रायबर्न ने कहा था कि शिक्षण एक संबंध है जो छात्रों को उसके विकास में सहायता देता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किसने किया था? और ऑप्शन दिया है कि मैकडोनाल्ड, ग्रीन, थॉमस वाक और एडमंड। तो दोस्तों शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए ग्रीन ने टीचिंग टोपोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन। दोस्तों ये जो टीचिंग टोपोलॉजी है इसमें 4 विशिष्ट स्तर दिए गए, जिसमें जो पहला स्तर है अनुकूलन है, दूसरा स्तर प्रशिक्षण है, तीसरा स्तर अनुदेशन है और चौथा स्तर है मतारोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण की प्रकृति नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया है, शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक द्विध्रुव प्रक्रिया है और चौथा है कि शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा शिक्षण की प्रकृति नहीं है। जो पहला ऑप्शन है कि शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया है, दोस्तों बिल्कुल सही है, शिक्षण हमारा एक स्वदेश प्रक्रिया है। दूसरा है कि शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा शिक्षण है एक सामाजिक प्रक्रिया है और व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि शिक्षण एक द्विध्रुव प्रक्रिया है। दोस्तों शिक्षण एक द्विध्रुव प्रक्रिया न होकर के त्रिध्रुव प्रक्रिया है, तो इसमें तो गलत ही हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है कि शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक प्रक्रिया है। दोस्तों ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शिक्षण का प्रकृति नहीं है,
तो जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है शिक्षण एक द्विध्रुव प्रक्रिया है, यह प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट है कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और ऑप्शन दिया है कि बालक को व्यवसाय दिलाना, दूसरा है कि बालक के व्यवहार में बदलाव लाना, तीसरा है कि बालक के पढ़ाई में रुचि जागृत करना, चौथा है बालक को शासन करने हेतु योग्य बनाना। तो दोस्तों शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, ये तो सही है, लेकिन पूछा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बालक को व्यवसाय दिलाना। दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है, और पढ़ाई में रुचि जागृत करना दोस्तों ये भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता ही नहीं है कि इससे बालक की पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो, जागृत रुचि हो। और चौथा है कि बालक को शासन करने हेतु योग्य बनाना, दोस्तों ये भी नहीं है। जो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है वो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? और ऑप्शन दिया है कि अधिगम, परिवर्तन, बदलाव, शिक्षण। तो दोस्तों संपूर्ण शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो अधिगम होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम। परिवर्तन दोस्तों एक केंद्र बिंदु नहीं होता है, बदलाव और शिक्षण भी नहीं होता है, तीनों ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शिक्षण के उपरांत भी चलता रहता है? दोस्तों यहाँ पे शिक्षण के उपरांत रहेगा, तो शिक्षण के उपरांत भी चलता रहता है। और ऑप्शन दिया है कि प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो शिक्षण के उपरांत यानी कि शिक्षण के बाद भी चलने वाली जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो नहीं है, तो ये तो हमारा ऐसे गलत हो जाएगा। और सहानुभूति और सहयोग का भी सिद्धांत नहीं है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत का मतलब दोस्तों क्या है कि जो हमारी एक तरह से मोटिवेशन है बहुत कम समय तक ही मिलता रहता है, हमेशा मोटिवेशन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक समय ऐसा आ जाता है कि पढ़ाई खत्म हो जाने छूट जाने के बाद पढ़ाई का मन नहीं करता है। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत भी नहीं है। तत्परता का सिद्धांत दोस्तों हम लोग हमेशा तत्पर नहीं रहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत है ये शिक्षण के उपरांत भी चलता रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के अधिगम का मेरुदंड माना जाता है? दोस्तों तो मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और ऑप्शन दिया है कि प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, और चौथा है तत्परता का सिद्धांत। तो दोस्तों जो अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है यानी कि किसी व्यक्ति को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसको अभिप्रेरणा नहीं मिलेगा, पढ़ाई में चाहे किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, तो सबसे ज़रूरी है किसी भी कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा या फिर वो उसके कार्य के प्रति रुचि, मोटिवेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। ये अधिगम का मेरुदंड माना जाता है यानी कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट है तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है भाटिया एंड भाटिया, पियाजे, क्लार्क और रायंस। तो दोस्तों यह जो कथन है कि तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास में संबंध होता है, यह कथन पियाजे का कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र का संबंध होता है, और ऑप्शन दिया है कि छात्र से, शिक्षक से, पुस्तक से, शिक्षक और छात्र से। तो दोस्तों जो शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग शिक्षक और छात्र दोनों से होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक और छात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? और ऑप्शन दिया है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है आप लोगों को, तभी जाकर के आप सही उत्तर कर पाएंगे। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका अगर आप लोग उत्तर जान रहे हो तो तुरंत कमेंट करके हमें बताइए, हम बता रहे हैं इसका सही उत्तर। जो ऑप्शन दिया हुआ है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, दोस्तों हम कभी भी अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं चलते हैं, ज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। पहले हम जिसके बारे में पढ़ाना होता है उसको थोड़ा सा हम उसका शिक्षण दे देते हैं, तब जा कर के आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा पहला ही गलत हो जाएगा,
कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सरल से कठिन की ओर। दोस्तों सर्वप्रथम छात्रों को सरल बातों को समझाया जाता है, तब बाद में कठिन की ओर ले चला जाता है। दोस्तों ये तो शिक्षण सूत्र है। और अनिश्चित से निश्चित की ओर। दोस्तों छात्र का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों ये भी तो हमारा शिक्षण सूत्र है, उपरोक्त सभी तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये हमारा शिक्षण सूत्र नहीं है। जो हमारा शिक्षण सूत्र होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और ऑप्शन दिया है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, दूसरा है कि सरल से कठिन की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका भी आप लोग उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम बता रहे हैं कि जो शिक्षण का सूत्र है वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है। ये बिल्कुल सही है। जो वस्तुएं या घटनाएं छात्र के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती है उनका ज्ञान छात्र को सरलतापूर्वक हो जाता है। और दूसरा है कि सरल से कठिन की ओर। दोस्तों अभी हम बताए हैं कि किसी विषय को मोटी मोटी चीज़ों को जो समझना होता है वो थोड़ी सी आसान होता है, बाद में छोटी छोटी कहानियों के रूप में समझा दिया जाता है, बालों को सरल लगता है। सरल से कठिन की ओर सही है। अमूर्त से मूर्त की ओर। दोस्तों जो हमारा शिक्षण का सूत्र होता है वो अमूर्त से मूर्त की ओर न होकर के मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। यानी कि पहले मूर्त, यानी कि जो चीज़ें हम स्थूल रूप से देख सकते हैं उनकी ज्ञान, उसके बाद से अमूर्त जिसको हम लोग देख सकते हैं या फिर सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों ये भी हमारा शिक्षण सूत्र सही है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अमूर्त से मूर्त की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सत्य है। और ऑप्शन दिया है कि निगमन से आगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तीसरा है निश्चित से अनिश्चित की ओर, चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों जो हमारा शिक्षण सूत्र सही है, इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो गलत हो जाएगा। निश्चित से अनिश्चित की ओर। दोस्तों जो हमारा शिक्षण सूत्र होता है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है कि निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों जो हमारा शिक्षण सूत्र है वो आगमन से निगमन की ओर है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। जैसा कि प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सत्य है, तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हमारा जो शिक्षण सूत्र है वो सत्य है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाता है कि छात्रों को सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न बातों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिनके आधार पर छात्रों के द्वारा पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है। और ऑप्शन दिया है कि विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि पर आधारित है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आगमन विधि। नेक्स्ट है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। और ऑप्शन दिया है कि निगमन विधि, गेस्टाल्टवाद, तत्परता के सिद्धांत और आगमन विधि। तो दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर जो हमारा शिक्षण सूत्र है वो गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पहले मशीन को दिखा दिया फिर मशीन के बारे में पढ़ाना शुरू किया, वह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखिएगा। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आगमन से निगमन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो दोस्तों इसमें जो पहले शिक्षक क्या किए, मशीन को दिखा दिए हैं, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पहले पूर्ण बातों को दिखा दिया गया है, फिर शिक्षण सूत्र का मतलब मशीनों के अन्य भागों को पढ़ाना शुरू किए, यानी कि उसके अंश पर पहुँचे। तो इसमें जो है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट आदि पद्धतियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और ऑप्शन दिया है कि बाल केंद्र सिद्धांत पर, सहसंबंध सिद्धांत पर, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर और लचीलापन के सिद्धांत पर। दोस्तों ये जो पद्धतियाँ है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और प्रोजेक्ट, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसमें बच्चों को क्रियाशील बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूटिक सिद्धांत के प्रवर्तक
कौन माने जाते हैं? और ऑप्शन दिया है कि सुकरात, प्लेटो, डाल्टन, फ्रोबेल। तो दोस्तों म्यूटिक सिद्धांत के प्रवर्तक सुकरात को माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को उसके मस्तिष्क में भरे अपार ज्ञान से परिचित कराने के लिए सुकरात ने किस विधि को माध्यम चुना? और ऑप्शन दिया है कि खोज विधि, अन्वेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और पर्यटन विधि। दोस्तों जैसा कि प्रश्न बताया गया है कि बालक के मस्तिष्क में भरे अपार ज्ञान से परिचित कराने के लिए सुकरात ने किस विधि को अपना माध्यम चुना? दोस्तों म्यूटिक सिद्धांत में सुकरात ने ऐसा बताया था कि बच्चों के दिमाग में पहले से सब कुछ भरा होता है, लेकिन जन्म के समय बच्चा सब कुछ भूल जाता है। उसको याद दिलाना, उसको पहचान कराना ही क्या है? शिक्षा है। तो दोस्तों इसको जो भूले हुए बात हैं उसको याद दिलाने के लिए, उसको ज्ञान कराने के लिए जो सुकरात थे उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया, जिसे हम लोग म्यूटिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ही बालक के मस्तिष्क में छिपे अपार ज्ञान से परिचित कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और ऑप्शन दिया हुआ है कि एलन गेज, डी एलन हर्बर्ट और बी डी घाटे। तो दोस्तों शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे एलन गेज। दोस्तों ये एलन गेज ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसके लिए प्रभावशाली साधन है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर आप लोग उत्तर जान रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन दिया है कि छात्रों के लिए, शिक्षण के लिए और शिक्षक के लिए, अब सभी के लिए। तो दोस्तों जो शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत है वो छात्रों के लिए है, शिक्षण के लिए है और शिक्षक के लिए, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और ऑप्शन दिया है कि रॉबर्ट ग्लेजर, एलन गेज, मॉरिसन और डी एलन। दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन ये रॉबर्ट ग्लेजर ने किए थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट ग्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लेजर ने अपने प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया है? और ऑप्शन दिया है कि 2, 3, 4 और 5। दोस्तों रॉबर्ट ग्लेजर ने अपने शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया था। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो 4 भाग थे उसमें पहला था अनुदेशन, दूसरा हो जाता है प्रारंभिक व्यवहार और तीसरा हो जाता है अनुदेशन सोपान और चौथा हो जाता है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण पूर्व क्रिया सोपान नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चयन, छात्रों के मूल्यांकन और पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था। दोस्तों जो शिक्षण पूर्व का सोपान मतलब कि कक्षा में पढ़ाने से पूर्व हम क्या क्या करते हैं, तो कक्षा में पढ़ाने से पूर्व हम शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा। दूसरा है कि पाठ्य वस्तु का चयन भी करते हैं दोस्तों कि हमको क्या पढ़ाना है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि पाठ्य वस्तु के अवयव की क्रमबद्धता की व्यवस्था करना। दोस्तों ये भी हम कर लेते हैं कि कब हमको किस क्रम में पढ़ाना है, लेकिन छात्रों का मूल्यांकन ये हम शिक्षण के पूर्व नहीं करते हैं, कि शिक्षण के बाद करते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, छात्रों का मूल्यांकन। ये हमारा शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान नहीं है। नेक्स्ट है कि शिक्षक छात्रों के निदान के समय निम्न क्रम रखता है। और ऑप्शन दिया है कि प्रत्यक्षीकरण, निदान, अनुक्रिया, निदान, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, अनुक्रिया, निदान, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण और निदान। दोस्तों इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा क्वेश्चन को। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण, निदान और अनुक्रिया। दोस्तों जो शिक्षक होता है छात्रों के निदान के समय इसी क्रम को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया है कि हर्बर्ट, मॉरिसन, प्लेटो और रॉबर्ट ग्लेजर। तो दोस्तों स्मृति स्तर शिक्षा का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किए थे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध स्तर शिक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन दिया है कि हर्बर्ट, मॉरिसन, प्लेटो और क्लार्क। तो बोध स्तर शिक्षा के प्रवर्तक मॉरिसन माने जाते हैं, MC मॉरिसन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, और ऑप्शन दिया है कि हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट और गेज। तो चिंतन स्तर शिक्षण के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हंट माने जाते हैं। नेक्स्ट है चिंतन स्तर शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, और ऑप्शन दिया है कि छात्रों की समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन का विकास करना, छात्रों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चिंतन स्तर के जो शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना है, छात्रों में स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन का विकास करना है, और छात्रों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। दोस्तों ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कथन किसका है, तो ऑप्शन दिया है कि मैकफोर, एडगर डेल, एंडरसन और रॉबिन्सन। तो दोस्तों यह जो कथन है ये मैकफोर का कथन है। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकफोर। नेक्स्ट है मानवीय संबंध स्थापित व दृढ़ होते हैं, और ऑप्शन दिया है कि संप्रेषण से, शिक्षण से, कार्य से और चॉकलेट खिलाने से। दोस्तों चॉकलेट खिलाने से तो खैर दोस्ती का जो संबंध है वह स्थापित होते हैं, दृढ़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे मानवीय संबंधों के बारे में बताया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संप्रेषण से। दोस्तों संप्रेषण से ही जो मानवीय संबंध होते हैं स्थापित होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए नेक्स्ट किस वीडियो पे किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है। और दोस्तों जैसे ही बीएड का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है हम लोग तुरंत टेट और सीटेट के लिए लग जाएंगे। इसमें हम रोज़ नई टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।